हेलो एवरीवन। कई सालों के बाद फटा है एक वोल्केनो और इससे निकले हुए राख से प्रभावित हो चुका है पूरा दुनिया। आधे दुनिया में इस वोल्केनो के ऐश यानी राख को देखा जा रहा है। ये वोल्केनो है अफ्रीका में और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में अफार क्षेत्र से आया है ये वोल्केनो। हाइली गुबी इसका नाम है। आइए जानते हैं कि वो कौन से हेडलाइंस हैं जो सुर्खियां बना रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके फीचर्स को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि एक शील्ड वोल्केनो है, बार बार इसके साथ डोरमेंट शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। 12,000 साल बाद फटा है ये वोल्केनो। तो बेसिकली ये पहाड़ आपको दिख रहा है जिससे बहुत सारा ऐश बाहर निकल रहा है। ये राख के क्लाउड्स हैं। इस पहाड़ का नाम है हाइली गुबी। हाइली गुबी इरप्शन टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये अफ्रीका का एरिया है और अफ्रीका का ये ईस्टर्न पोर्शन है जिसके बारे में हमें जानकारी समझनी है। अब इसके लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज को समझना जरूरी है। आप जानते हैं कि धरती को अगर हम लेयर्स में डिवाइड करें तो सबसे ऊपर आता है ये क्रस्ट। उसके बाद ये जो नीचे वाला लेयर है ये लिक्विड मोल्टेन मैग्मा है जिसको आप मैंटल कह रहे हैं। और सबसे अंदर जो लेयर है इसको हम कहते हैं कोर, राइट। तो आप देखेंगे ये कौन कौन से लेयर है। सबसे यहाँ पे आपको मिल रहा है क्रस्ट, राइट। ये है मैंटल और मैंटल के नीचे भी आता है ये है कोर। तो क्या चलते रहता है, इसको आप ऐसे समझें कि जैसे जब ये प्लेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो ये प्लेट्स के मूवमेंट्स हैं। ये प्लेट्स हैं, जो क्रस्ट है वो प्लेट्स के बने हुए हैं और इन प्लेट्स के मूवमेंट है। कुछ प्लेट्स जो है वो दूर जाते हैं और कुछ प्लेट्स जो है वो पास आते हैं। ये दूर जाना और पास आना कहा जाता है कि कन्वेक्शन सेल के कारण है। कन्वेक्शन सेल का मतलब है कि क्योंकि इसके नीचे मोल्टेन मैग्मा छुपा हुआ है तो मोल्टेन मैग्मा ही वो कारण है जिसके कारण ये प्लेट्स या तो दूर जा रहे हैं या तो पास जा रहे हैं। अब मोल्टेन मैग्मा के पास ऐसा क्या राज है कि इसका मूवमेंट हो जाता है। मोल्टेन मैग्मा में जितना नीचे हम जाएंगे टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा और अपर लेयर में कंपैरेटिवली टेम्परेचर थोड़ा सा कम होगा। अब आप जान रहे हैं कि जब ये ज्यादा गर्म है और ये कंपैरेटिवली ठंडा है तो यहाँ पे कुछ कन्वेक्शन सेल होंगे जो कि ज्यादा गर्म वाले पोर्शन को ऊपर की ओर भेजेंगे। तो ये गर्म वाले पोर्शन को ऊपर की ओर भेजेंगे और कंपैरेटिवली ठंडे वाले पोर्शन को नीचे की ओर भेजेंगे। ये एक सेल साइकिल बन जाएगा और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो आप इसको नोटिस करें कि ये दोनों ही एरो इधर इधर जा रहे हैं और इस कारण से ये दोनों प्लेट्स दूर जाएंगे और ये एक डाइवर्जेंट प्लेट बन जाएगा। जब इसी प्रकार से ये प्लेट और ये प्लेट यहाँ पे मूवमेंट इसका ऐसा देखने को मिलेगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ही प्लेट पास आ रहे हैं तो ये कन्वर्ज कर रहे हैं। ये कन्वर्जेंट प्लेट है, यानी कि ये कन्वर्ज कर रहे हैं और ये दूर जा रहे हैं तो ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्ज कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ डाइवर्जेंट्स देखने को हमको मिलता है ईस्टर्न अफ्रीका के क्षेत्र में। तो ये जो डाइवर्जेंस हमें ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है तो आप देखिएगा यहाँ पे 3 ऐसे प्लेट हैं जो कि सटे हुए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अफ्रीका कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। यानी यहाँ पे हम वेस्ट अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका की बात करें, ये दोनों अलग हो सकता है। पहले भी आपने रिफ्ट वैली सुना था, अब एक प्रॉपर रिफ्ट देखने को मिल सकता है कई सालों के बाद। तो ये कौन से प्लेट हैं जिनके बारे में हमें पता करना है। जो वेस्ट वाला पोर्शन है आप इसको नूबियन प्लेट भी कह सकते हैं, ये एक्चुअली ज्यादा बड़ा है तो हम इसको अफ्रीकन प्लेट कह रहे हैं। आप इसको यूथोपियन प्लेट भी कह सकते हैं, कोई भी नाम इसका सही है। और जो ईस्ट की तरफ जा रहा है वो है सोमालिया प्लेट, सोमालियन प्लेट। और यहाँ एक और प्लेट है जो कि रोल प्ले कर रहा है और इसका नाम है अरेबियन प्लेट। अब इन तीनों के बीच में है हमारा ये माउंटेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका नाम है हाइली गुबी माउंटेन। ये जो हाइली गुबी है ये एक डोरमेंट वोल्केनो था, यानी मॉडर्न हिस्ट्री में 10-12 साल में तो ये फटा ही नहीं था।
लेकिन इसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ इन टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज के कारण, जो कि दूर जा रहे हैं, यानी नूबियन प्लेट दूर जा रहा है यूथोपियन प्लेट से। जब ये दूर जा रहे हैं, नूबियन और सोमालियन प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, नीचे प्रेशर क्रिएट हुआ। और ये नीचे इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ कि एक बार में ऐसा इरप्शन देखने को मिला, एक बार में ऐसा इरप्शन इस क्षेत्र में देखने को मिला कि इसके जो एशेज हैं ये 14 किलोमीटर दूर तक चले गए। 14 किलोमीटर दूर तक ये एशेज चले गए। आप जानते हैं कि ट्रोपोस्फेयर तक ही मूवमेंट हो सकता है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर नहीं हो सकता है। हवा जो है ये ऊपर जा रही है, लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर है, जो क्षोभ मंडल है, वहां तक ही जा सकती है, उसके और ऊपर ये नहीं जा सकती, मूव नहीं कर सकती। अब क्या होगा, अब ये यहाँ रुक जाएगी और ये मूवमेंट करेगी ईस्ट की तरफ। तो ये सारी हवाएं जो है, जो 14 किलोमीटर तक वोल्केनो बना है, ये 14 किलोमीटर के बाद ये वोल्केनो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा ऊपर है। तो ये इंसानी गतिविधियों को, ह्यूमन एक्टिविटी को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इससे जो राख निकला है, इससे अफार का क्षेत्र, अफार रीजन वही है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज हो रहे हैं, ये अफार का क्षेत्र पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। यानी यहाँ पे हर जगह राख देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है, ये मुर्गी बेचारी, इसके भी पूरे शरीर पे राख हो गया है और ये पूरा सेटलमेंट यहाँ का राख से कवर हो चुका है। ऐसा ही कुछ हो रहा है ये यूथोपिया में। अब इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि आप देखेंगे कि इसका एक स्पीड है 100 से लेके 120 किलोमीटर पर आवर का, ये विंड स्पीड के साथ मूव कर रहा है ईस्ट की तरफ। अब कतर, ओमान, यमन जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री इससे प्रभावित हैं, लेकिन क्या ये प्रभाव यहीं रुक गया? नहीं, ये प्रभाव आगे बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते आप देखेंगे यमन क्रॉस करके, ओमान क्रॉस करके ये बढ़ते बढ़ते आ चुका है भारत में गुजरात, नॉर्थ महाराष्ट्र, उसके बाद आप देखिएगा राजस्थान, दिल्ली, पंजाब के क्षेत्र को ये प्रभावित कर रहा है। दिल्ली जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑलरेडी सीवियरली पुअर है, यानी यहां बोला जाता है कि PM 2.5 की अगर हम बात करें तो ये 101 म्यूग्राम पर क्यूबिक मीटर है। WHO तो कहता है कि 5 म्यूग्राम पर क्यूबिक मीटर ही होना चाहिए। एवरेज हमारे देश में, एवरेज जिलों में ये जनरली 40 म्यूग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, लेकिन दिल्ली में ये ऑलरेडी 101 है। ये दिल्ली की हवा को और ज्यादा वर्स कर रहा है, यानी दिल्ली की हवा को और ज्यादा ये प्रभावित कर रहा है और अब इसका मूवमेंट माना जाता है कि चाइना की तरफ जा रहा है। ये सब सुर्खियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी किस दिन, तो द डेट वाज 24th of November नियरली 11 PM। हमें देखने को मिला कि ये क्लाउड हमारी तरफ मूव कर रहे हैं और 24 और 25 तक तो ये भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स में मूव करते जा रहे थे। अब ये चाइना की तरफ जा रहा है, तो हम इसको प्लूम कह रहे हैं। हम कहते हैं कि ये जो पूरा मैसिव इरप्शन हुआ है, ये फ्यूम्स इरप्शन हुआ है जिसमें एशेज हैं, लेकिन एशेज के साथ यहाँ पे बहुत सारे गैस भी हैं। और कौन सा गैस निकल रहा है? ये है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक गैस है। ये हमारे लिए जहरीला साबित हो सकता है, हमारे एटमॉस्फेयर को ये प्रभावित कर रहा है। उसके बाद आप देखिएगा बहुत सारा वाटर वेपर। अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर तो हर जगह वेरिएबल होता है, लेकिन वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग अचानक से सर्ज कर सकता है, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण हमारे सी लेवल बढ़ जाते हैं। और आपको पता है कि अर्थ कैन नॉट बी सो मच हैबिटेबल अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बढ़ते चला गया तो। इसके अलावा बहुत सारे नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ से निकल रहे हैं और आप देखिएगा कि काफी टाइनी एलिमेंट्स जैसे कि लेड यहाँ से निकल रहा है, कैडमियम निकल रहा है, आर्सेनिक निकल रहा है, मर्क्यूरी निकल रहा है और ये सब कुछ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ये हवा में हम इसको इनहेल कर सकते हैं और ये लंग्स में जाके चिपक जाएंगे। तो कुदरत ने अपना कहर यहाँ पे दिखाया है और ये अफार क्षेत्र है जहां से ये मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन विद इनॉर्मस अमाउंट ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का इतना बड़ा अमाउंट यहां से निकला है। और ये कैसे हुआ?
ज्योग्राफी में इस फेनोमेना को हम कहते हैं ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ द प्लेट्स, यानी प्लेट टेक्टोनिक तो है ही, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट अलग अलग जगह दो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिसके कारण ये मैग्मा अपसर्ज कर रहा है, जिसके कारण ये मैग्मा का इरप्शन हो रहा है। और ये इस वोल्केनो को हम शील्ड वोल्केनो कहते हैं। ये जो वोल्केनो है, देयर आर टाइप्स ऑफ वोल्केनो, है ना, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वोल्केनो, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, है ना, हमने शील्ड वोल्केनो, कॉम्पोजिट वोल्केनो, लावा डोम वोल्केनो या सिंडर जो कि फ्रैगमेंट से बनते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ये वाला वोल्केनो कौन सा है? ये है शील्ड वोल्केनो, राइट। तो ये आपको शील्ड वोल्केनो के बारे में पता चला। ये एक बहुत बड़ा सा क्रैटर था जो कि डोरमेंट माना जा रहा था कि अब ये कभी नहीं फटेगा, लेकिन अब हम समझ सकते हैं कि रिफ्ट वैली में ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसके कारण ये वोल्केनो 12,000 से 10,000 साल बाद ये फट चुका है और अब यहाँ से 14 किलोमीटर दूर तक क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आधी दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखने को पता चलेगा कि ये क्लाउड्स एक्चुअली कहाँ, किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं और कब ऐसा समय आएगा जब ये एनवायरनमेंट में डिसॉल्व हो जाएंगे या ये लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। कैसी लगी ये जानकारी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इसी तरह से कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर्स और आपके जीके स्टैटिक पोर्शन जो आपके एग्जाम में आएंगे उसके लिए आपको अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर वीडियोस देखें। थैंक यू।